अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रशियन रिवॉल्यूशन पर। और रशियन रिवॉल्यूशन हम करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी कोई एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री देख लें 10 या 20 मिनट की। उसके बाद ही फिर टॉपिक पर आइएगा, क्योंकि आपको इसमें जो रीजन्स हैं या फिर इवेंट्स वगैरह हुए हैं, रिवॉल्यूशन कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके जहन में एक बार पिक्टोरियल फॉर्म में बैठ जाएंगी तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा और भूलेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाता जाऊँगा फिर आपको ये रटना पड़ेगा और वो किसी काम का नहीं होगा, आप भूल सकते हो। ये मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो एक रिवॉल्यूशन एक ही वक्त में नहीं आया था, जैसे ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 का हो गया या फिर दूसरे रिवॉल्यूशंस हो गए। ये रिवॉल्यूशन चला था, ऐसा कह सकते हैं 1915 से 1905 से 1917 तक। जो पहला रिवॉल्यूशन आया था वो 1905 में आया था, जब रशिया और जापान की वार हुई थी, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, बैकग्राउंड इसका देखेंगे। उसके बाद फिर 10-12 साल तक फिर स्क्रिमिशेस रही, लेकिन कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं हुआ जिसे हम रिवॉल्यूशन कह सकें। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 1 हुई। वर्ल्ड वार 1 के बाद फिर दूसरा रिवॉल्यूशन आया जिसे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कहते हैं 1917 में। उसके बाद फिर उसी साल में अक्टूबर में रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। तो अगर हम रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 की बात करें, उसके जो बैकग्राउंड हो या फिर रीजंस देखते हैं क्या क्या थे। इसमें अगर आईआर में मैंने पहले भी टॉपिक्स ऐसे कराए, अब भी ऐसे ही कराऊंगा कि पहले में हम इसके रीजंस देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में रीजंस, इवेंट्स और उसके आफ्टर मैथ्स, ये 3 चीज़ें लाजमी याद करें। और इसी टॉपिक को भी हम ऐसे ही करेंगे, इसका बैकग्राउंड या रीजंस देखेंगे, उसके बाद फिर उसके इवेंट्स थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर कंक्लूजन क्या। तो रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 की बात करें तो उसके बैकग्राउंड, वो क्यों हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या इवेंट्स हैं जिसने रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 को बढ़ावा दिया। सबसे पहला था रसो जापानीज़ वार, ठीक है। रशिया और जापान के दरमियान वार थी। वो वार लड़ी गई थी, इसका मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप भी दिखा देता हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप रहा। और ये जो रीजन है ना, रशिया उस वक्त एम्पायर था, यहाँ से लेकर ये यूरोप का थोड़ा सा रीजन, और ये रशिया था। ये सारा ये जो इलाका था, ये रशिया था, यहाँ पर फैला हुआ था, ठीक है। तो ये है जापान, ये है रशिया, और यहाँ पर छोटा सा रीजन था मंचूरिया नाम का, ठीक है। उसी पर इन दोनों की लड़ाई थी। यहाँ पर था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वो उसी वक्त एक ही कोरिया था। तो ये अंडर जापान के अंडर था, और ये रशिया, ये भी तकरीबन इलाके जापान के अंडर थे। रशिया ये हड़पना चाहता था, और रशिया ये कहता था कि ये हमारी टेरिटरी के अंदर आता है और ये हमें पोर्ट, यहाँ से शिप्स आने जाने में आसानी होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। इसीलिए इन दोनों की 1904 और या 1905 में इनकी लड़ाई हो गई, वार हो गई, जिसको हम कहते हैं रसो जापानीज़ वार। इस वार में क्या हुआ कि रशिया की तो हार हो गई, रशिया बहुत बुरे तरीके से हार गया, बिकॉज़ उनके पास ऐसी कोई वेपन्स वगैरह नहीं थे जो जापान के पास थे, नेवल पावर वगैरह। तो रशिया को हार का सामना करना पड़ा। और दूसरा जो इवेंट था जिसने रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 को राइज दिया, वो था ऑटोक्रेसी ऑफ मोलोनोव डायनेस्टी। मोलोनोव डायनेस्टी रशियन एम्पायर में शुरू हुई थी 1613 से 1917 तक। और उसमें उस वक्त जो लीडर था इस वार के दौरान 20th सेंचुरी में, वो था निकोलस 1 का बेटा, ठीक है। वो डायनेस्टी का मतलब यहाँ पर शेयर करने का ये है कि उनका जो रूल था वो ऑटोक्रेसी थी, मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर, एक ही बंदे के हाथ में सारी पावर्स, वही पूरे एम्पायर को चला रहा हो। उसमें करप्शन भी हो, उसमें सिविल राइट्स भी ना हो, उसमें प्रेस को फ्रीडम ना हो, कुछ भी नहीं था उस वक्त। ज़ाहिर ये लोग तो फिर भड़क उठेंगे ना, नो सिविल राइट्स, नो बेसिक एजुकेशन, नो बेसिक राइट्स वगैरह, बैड वर्कर्स कंडीशन, ठीक है। सीक्रेट पुलिस थी, जो भी अपोजिशन में खड़ा होता था तो उसको पकड़ लेते थे। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस या एसोसिएशन, किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी उसमें, ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेटिक रूल था। तो ये दो मेजर रीजंस थे फॉर 1905 रिवॉल्यूशन। अब क्या हुआ, जब ये पहले ये तो चली आ रही थी सदियों से, ठीक है, ये वाला रीज़न ऑटोक्रेसी ऑफ मोलोनोव डायनेस्टी। जो जो उस वक्त रीज़न था, इमीडिएट रीज़न था, वो था रसो जापानीज़ वार ऑफ 1905। इसमें क्या हुआ कि डोमेस्टिक या इंटरनली तो सारे पहले से ही तंग थे इसमें। ऊपर से क्या हुआ कि रशिया को हार पड़ी इस वार में, तो अपोजिशन को मौका मिल गया, वो खड़े उठे।
इनके रशियन जो एम्पायर था, जो गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ खड़े हो गए। रशियन इन्फ्लुएंस वाज ऑन मंचूरिया, जापानीज इन्फ्लुएंस वाज ऑन कोरियन टेरिटरी, जो मैंने आपको बताया। बोथ क्लेम्ड वांटेड टू ऑक्यूपाई बोथ टेरिटरीज व्हिच ट्रिगर्ड वॉर, ठीक है, जो अभी हमने आपको बता दिया सारा। रशियन डिफीट गेव वे टू रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। तो कंक्लूजन क्या हुआ हमारे पास, जब ये दो इवेंट्स हो गए तो कंक्लूजन आया हमारे पास, डिफीट एट अब्रोड, ये आपने लिखना है एग्जाम में। डिफीट एट अब्रोड में आपने हेडिंग देनी है, उसके नीचे लिखना है 5-6 लाइनों में डिफाइन करना है कि कैसे वह उनको जो हार का सामना करना पड़ा इसके जैपनीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर रेस्टलेसनेस एट होम, अनरेस्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ जार। अब जार का मतलब क्या, जार रशियन जो किंग होता है उसको जार कहा जाता था, CZAR या फिर TSAR, ठीक है। ये किंग के खिलाफ क्रिटिसिज्म शुरू हो गई, प्रोटेस्ट एट विंटर पैलेस, ठीक है, ब्लडी संडे। अब क्या हुआ, जब ये प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए, रिवॉल्यूशन, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, रिवॉल्यूशन कहते हैं किसको है, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है, बहुत ही मैसिव लेवल पर, वो पूरी कंट्री में, उसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वो था प्रोटेस्ट जब शुरू हुए विंटर पैलेस, उस वक्त वो गवर्नमेंट की हाई बिल्डिंग थी उसकी, जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है या फिर वाइट हाउस है US में, तो विंटर पैलेस के सामने बहुत सारे लोग जमा हो गए। तो ऐसा हुआ कि निकोलस ने जब पुलिस को कहा कि जो आर्मी थी उनको कहा फायर करो, तो उस फायर में 400 लिव्स, 400 लोग मर गए। और फिर आर्मी को पता चला कि ये हमने तो अपने ही लोगों को मार दिया, तो उन्होंने फिर रिबेलियन अगेंस्ट निकोलस शुरू कर दिया, आर्मी और सिविलियन दोनों ने। उस इवेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे, ठीक है, ब्लडी संडे कहा जाता है। तो ये थे हमारे पास बैकग्राउंड या फिर रीजंस और उसका कंक्लूजन ऑफ 1905 रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, रिवॉल्यूशन तो आ गया, हमने देखा रिवॉल्यूशन कैसे आया। तो अटेम्प्टिव रिवॉल्यूशन था ये, एक सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन नहीं था। तो अटेम्प्टिव रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इम्पैक्ट्स तो ज़ाहिर है थोड़े बहुत तो पढ़ेंगे, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इम्पैक्ट्स क्या पड़े, इम्पैक्ट्स एंड स्टेबलाइज्ड रिजीम ऑफ निकोलस। निकोलस की जो ज़्यादा कुछ जिनको खोना नहीं पड़ा, लेकिन इसने कुछ चेंजेस की जिसने रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल होने से बचा लिया। निकोलस उस वक्त एम्पायर का राजा था, किंग था, ऑटोक्रेटिक। तो उसके बाद क्या हुआ, द रिवॉल्यूशन कंपेयर निकोलस टू ईज हिज ऑटोक्रेसी, और उसने फिर क्या दिया, ऑटोक्रेसी को ईज करने के लिए अक्टूबर मैनिफेस्टो दिया। अक्टूबर मैनिफेस्टो में क्या किया उसने, ड्यूमा बनाई। ड्यूमा मतलब रशियन पार्लियामेंट वाज क्रिएटेड। अब ड्यूमा मतलब हमारे पास जैसे पार्लियामेंट होती है ना, पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, उस वक्त रशिया में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, जबकि फ्रांस, जर्मनी, UK वो पार्लियामेंटेरियन निज़ाम बन गए थे, लेकिन रशिया क्या था, ऑटोक्रेटिक एम्पायर था। तो उसने पहले तो ड्यूमा बनाई जो रिवॉल्यूशन को टालने के लिए, रशियन पार्लियामेंट क्रिएट की जिसको ड्यूमा कहते हैं। उसके बाद फिर यूनिवर्सल सफरेज, थोड़े बहुत वोटिंग राइट्स दे दिए, मीडिया अनसेंसर्ड, मीडिया को थोड़े बहुत राइट्स दे दिए। उसके बाद फिर लीगली पॉलिटिकल राइट्स। तो उसने ये जो चीज़ें बनाई ना, इनको अपने ही अंडर रखा। ये जैसे अभी हम बात करते हैं मीडिया अनसेंसर्ड होगी, लीगलाइज पॉलिटिकल राइट्स, ये उसने दिए तो थे इस वक्त, लेकिन पावर अपने पास रखी थी। जैसे हम कहते हैं हमारे पास के पॉलिटिशियंस के पास पावर है, लिमिटेड पावर्स टू ड्यूमा। ड्यूमा बनाई उसने, रशियन पार्लियामेंट बनाई, लेकिन उसको इतनी पावर ही नहीं दी, पावर सारी अपने अंदर ही रखी, सेंट्रलाइज पावर। उन ड्यूमा को वही करना पड़ता था जो ये चाहता था, एक्सेसिव पावर्स टू जार या जार हम जिसे कहते हैं किंग निकोलस खुद। उसके बाद ड्यूमा कंसिस्टेड ऑफ एलीट, जो ड्यूमा इसने बनाई थी रिप्रेजेंटेटिव, हमारे पास हम जिसे कहते हैं कि लैंड लॉर्ड्स, हमारे MPs MNAs वगैरह होते हैं, वो जाते हैं पार्लियामेंट में। तो उसी वक्त जार के अंडर भी ऐसा ही था, जो एलीट क्लास के लोग थे वही इलेक्ट हो रहे आ रहे थे ड्यूमा के अंदर, ठीक है, होते हुए आ रहे थे। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीक्रेट पुलिस की इसने इस्टेब्लिशमेंट कर दी। कोई भी इन रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ बोलता था तो उसको ये पुलिस पकड़ लेती थी और गायब कर देती थी, जैसे अभी कुछ कंट्रीज़ में होता आ रहा है। तो नो इफेक्टिव पॉलिटिकल इफेक्टिव फॉर्म थी नहीं। नो सेंट्रल लीडरशिप अगेंस्ट जार के अगेंस्ट कोई सेंट्रल लीडरशिप ही नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज तो बन चुकी थी, हम देखते हैं कैसे बनी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी एज़ कम्पेयर टू उसके पास जार के पास आर्मी भी थी और सीक्रेट पुलिस भी थी। जो एलीट क्लास के लोग थे, लैंडलॉर्ड्स हो गए या किलायगी हो गई, ये सारे उसी के पास थे, मेजर पावर। तो इसके अगेंस्ट कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। मोस्ट ऑफ द आर्मी रिमेंड लॉयल टू जार, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ऑल इन ऑल क्या हुआ कि नेक्स्ट 10 या 12 ईयर्स तक आफ्टर 1905
अनसक्सेसफुल रिवॉल्यूशन नेक्स्ट 10 या 12 ईयर तक इनके पास रिवॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई थी। निकोलस ने ये सारी चीज़ें डेवलप कर दी थी अपने अंदर कंट्री एम्पायर के अंदर, ताकि दूसरा इसको रिवॉल्यूशन ना देखना पड़े। लेकिन उसके बाद एक फिर मेजर इवेंट हो गया, वो कौन सा? वर्ल्ड वार वन हो गई। अब वर्ल्ड वार वन में क्या हुआ कि नाजी जर्मनी तो बाद में आया था। वर्ल्ड वार वन में जो रशियन के खिलाफ जो जर्मनी ने जंग छेड़ दी थी, तो उसमें क्या हुआ कि रशिया के बहुत सारे सिपाही मारे गए। ये थोड़ा थोड़ा बहुत तो ये रिवॉल्यूशन की जो चिंगारी थी वो अभी भी जल रही थी, ये जो 1905 में आया हुआ था। उसके बाद फिर इंस्टेंटली वर्ल्ड वार वन हो गई। वर्ल्ड वार वन कब हुई? 1914 में। तो इसका इफ़ेक्ट रशियन एम्पायर पर भी पड़ा। जैसे ये यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ये सारे, ये जर्मनी यहाँ पर आता है, फ्रांस, ये सारे जंग में लगे थे। तो जर्मनी की फोर्सेस भी जो रशिया ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मुआहदा किया था कि जब आप जंग में जाओगे तो हम भी आएंगे आपके साथ, बिकॉज कोई ट्रीटी साइन की हुई थी, अलाइंसेस वगैरह। वो हम वर्ल्ड वार वन इसके बाद लेक्चर करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे सारा सिस्टम हुआ। ठीक है, अभी आपने यही समझना है। तो जब रशिया वार में आया तो जर्मनी की जो आर्मी थी या फिर उसकी जो मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी एज़ कम्पेयर टू रशिया। रशिया के 6 लाख सिपाही मारे गए उसी वर्ल्ड वार वन के अंदर। तो क्या हुआ? ज़ाहिर है नुकसान तो पहुंचेगा आवाम को। तो ये हम देखेंगे बैकग्राउंड या फिर रीजंस देखते हैं 1905 के फेबररी वाले रिवॉल्यूशन के। वो थे फेल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, जैसे मैंने आपको अभी ये सारी जो सिनेरियो बताया, पॉइंट्स बताए। उसके बाद स्ट्रेंथ्स ऑफ रिजीम, वो रिजीम के पास जो स्ट्रेंथ थी, सीक्रेट पुलिस थी, आर्मी थी। उसके बाद नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, उसने जो पार्लियामेंट बनाई थी या फिर पॉलिटिकल राइट्स वगैरह दिए थे, मीडिया अनसेंसर की थी, उसमें वर्किंग कंडीशन तो चेंज नहीं हो रही थी। वर्कर्स दिन ब दिन डाउनग्रेड होते जा रहे थे। ऐसा ऐसा कहा जाता है कि फॉरेन जो कंपनीज आ रही थी या फिर डोमेस्टिक कंट्रीज थी वो रशिया के अंदर आ रही थी, वो इन्वेस्टमेंट तो हो रही थी रशिया के अंदर, लेकिन वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स वो तो बद से बद होती जा रही थी। उसके बाद फिर फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, हालांकि 80% ऑफ कम्युनिटी वाज एग्रेरियन। ठीक है, रशिया का इतनी इतनी बड़ी वर्ल्ड के अंदर टेरिटरी है, तकरीबन ये एग्रेरियन है। जो यहाँ पर आबादी रहती है, ये तो बर्फ़ से सारा ढका हुआ, वो एग्रेरियन 80% ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि 20% बाकी थे वो तो ऐशो अयाश थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह के लड़की वगैरह। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, उसमें फेल हो गए उस लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेस डेवलप करने में। उसके बाद फिर रिवाइवल ऑफ रिवॉल्यूशनरी पार्टी वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। वो कैसे कि 1883 में जॉर्ज, अभी हम वापस जाते हैं 1883 में, 1883 में जब जॉर्ज प्लेखानोव ने एक पार्टी बनाई जिसे कहते हैं रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, वो ये हम देखते हैं रिवाइवल ऑफ रिवॉल्यूशनरी पार्टीज़। रिवॉल्यूशनरी पार्टीज़ कैसे बनी, जिसने इसके रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ फेबररी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो वो जब इसने जॉर्ज ने जब ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई तो वो 1898 आते आते उन्होंने अलायंस बनाई दी विद अदर पार्टीज़। तो उसमें से कुछ लोग थे वो अलग व्यू ऑफ पॉइंट रखते थे, तो वो अलग हो गए जो माइनॉरिटी में थे, और जो मेजॉरिटी में थे वो अलग हुए। जो माइनॉरिटी में थे उनको कहते हैं मेंशेविक्स, और जो मेजॉरिटी में थे उन्हें कहते हैं बोल्शेविक्स। ये हम पढ़ेंगे दोनों के जो आगे जाके। बस अभी इतना समझ लें, ये अलग पार्टी इनमें से इससे निकली और ये अलग पार्टी निकली। ठीक है, ये मेंशेविक्स जो थे ये चाहते थे कि पार्लियामेंट्री चेंजेस आएँ। कौन से? पार्लियामेंट्री, जो फ्रांस या जर्मनी में है, जर्मनी की पार्लियामेंट बनी, उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, या फिर यूके में या फिर फ्रांस में। और ये बोल्शेविक्स से ये कहते थे कि रिवॉल्यूशनरी चेंज आए, धड़ाक से ये निकोलस हट जाए यहाँ से और हम आ जाएं, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाना चाहते थे। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी था, एक रीज़न था जो रिवाइवल ऑफ रिवॉल्यूशनरी पार्टीज़। उसके बाद फिर हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वार वन, जैसे मैंने आपको भी बताया, नो प्रॉपर वेपन्स, रशिया के पास कोई वेपन्स भी नहीं थे। 6 लाख सोल्जर्स डाइड, सक्सेसिव डिफीट्स अगेंस्ट जर्मनी से हार पे हार मिल रही थी। ज़ाहिर है जब अंदरूनी डोमेस्टिक आपके पास अनरेस्ट चल रहा हो, ऊपर से बाहर से कोई फोर्स आके वो भी हमला कर दे तो लोग तो फिर होंगे ना। तो फिर क्या हुआ, 1917 में फिर फूड क्राइसिस आ गया। उसके बाद फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट था रास्पुतिन अफेयर्स विद क्वीन अलेक्जेंड्रिया। रास्पुतिन जो
इसका निकोलस का जो इसमें ड्यूमा में था, एक एडवाइज़र भी कह सकते हैं, वो था। रास्पुतिन जर्मनी का था और उसका अफेयर था क्वीन अलेक्जेंड्रिया के साथ। तो आवाम को फिर ये बातें भी मिल गई चिड़चिड़ापन अपना खारिज करने के लिए। तो क्वीन अलेक्जेंड्रिया के साथ इसका अफेयर ऐसा माना जा रहा था कि यही चला रहा है, रास्पुतिन नाम का जो आदमी है, यही चला रहा है रशियन एम्पायर को। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ रशियन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड, हो गया इसके रीजंस, हो गया इसके टाइमलाइन। देखते हैं टाइमलाइन ऑफ रिवॉल्यूशन क्या थी। तो जब ये सारा कुछ हुआ, सोशल अनरेस्ट एट होम, उसके बाद फिर बाहर से भी फोर्सेस ने हमला किया, तो फिर क्या हुआ, फूड क्राइसिस आ गया। फूड क्राइसिस आने के बाद क्या हुआ कि वुमेन प्रोटेस्टर्स फॉर शॉर्टेज ऑफ ब्रेड, 50K तक ब्रेड की जो प्राइस वो पहुंच गई थी। तो वुमेन प्रोटेस्टेड फॉर शॉर्टेज ऑफ ब्रेड्स। जब ये वुमेन निकली रोडों पर तो इनके हस्बैंड भी निकले, इनके बच्चे भी निकले। उसके बाद फिर स्टूडेंट यूनियन भी बनी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आर्मी टर्न्ड अगेंस्ट ज़ार। ठीक है, उस जो अज़ार को किंग कहते हैं, किंग को कहा जाता है ज़ार। ठीक है, तो आर्मी भी इसके अगेंस्ट हो गई। ज़ाहिर है, जब लोगों का एक कहते हैं कि एक मुल्क की आर्मी का सबसे मेजर जो प्रोटेक्शन होती है वो आर्मी, उसकी जो नेशन की सपोर्ट होती है। जब नेशन ही मर रही है तो आर्मी क्या करेगी। तो आर्मी भी ज़ार के साथ, तो इस ज़ार को छोड़कर आवाम के साथ मिल गई। तो क्या हुआ, रोमनोव डायनास्टी का अंत आ गया। रोमनोव डायनास्टी ख़त्म हो गई 1917 में। 1613 से 1917 तक पीरियड था। इसका लास्ट किंग था जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से, वो था निकोलस II। इसको निकलना पड़ा किंगशिप से, ऑटोक्रेसी ख़त्म करनी पड़ी। ज़ाहिर है, जब इतने सारे प्रोटेस्ट हो गए, इतने लोग मरे, तो क्या हुआ, ड्यूमा जो थी पहले से ही बनी हुई थी। 1905 में हमने देखा था ड्यूमा बनी थी, रशियन पार्लियामेंट। तो उसको जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई ड्यूमा के अंडर ही, उसका जो पीएम, फर्स्ट प्रोविंशियल पीएम बना वो अलेक्जेंडर केरेंसी बना। ठीक है, करेंसी कौन था, एक किस्म का हम कह सकते हैं कि मेंशेविक्स में ही था। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी ना, जो एक मेंशेविक पार्टी थी जो पार्लियामेंट्री चेंजेस लाना चाहती थी, और दूसरे थे बोल्शेविक्स। तो मेंशेविक था अलेक्जेंडर केरेंस्की। उसने क्या किया, उसने कोई चेंजेस नहीं किए, इसको सारी पावर्स आ गई इसके पास। ठीक है, जब ये उनको फॉलो नहीं कर पाया, स्टेटस को सेम ही सेम था, नो इलेक्शंस, तो फिर ज़ाहिर एक और रिवॉल्यूशन भी आना था। क्या हुआ कि इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है, इसकी जो पार्टी थी इसमें फिर वर्कर्स के जो कंडीशंस थी उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे थे। उसके बाद फिर वही का वही हाल था जो ज़ार के अंदर था, रशियन एम्पायर का। लोगों के हालात वही थे, वीक गवर्नेंस, मेंशेविक्स थे ये वो खुद। उसके बाद फिर जो बोल्शेविक्स थे, इनके अगेंस्ट दूसरी पार्टी थी जो मैंने आपको बताया, एक मेंशेविक्स थे, दूसरे थे बोल्शेविक्स। ठीक है, तो बोल्शेविक्स जो थे ना, जिसे हम रशियन सोवियत यूनियन का जो पहला जो किंग कहते हैं एम्पायर का जो था, वो था सॉरी इसका नाम था लेनिन। ठीक है, तो लेनिन और दूसरे ट्रॉट्स्की जो था, इन दोनों को एग्जाइल कर दिया गया, इन दोनों को निकाल दिया गया। जब इन मेंशेविक्स की गवर्नमेंट आई तो इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, वो चले गए फिनलैंड। उसके बाद से तकरीबन जो बोल्शेविक्स की पार्टी के लोग थे, रिवॉल्यूशनरी चेंज लाना चाहते थे, उनको एग्जाइल कर दिया गया, और ऐसे के ऐसे ही हालात रहे। अगस्त में फिर आर्मी वांटेड टू कूप। अब क्या हुआ, मेंशेविक्स की जब हुकूमत आ गई, ठीक है, तो ये ज़ार की आर्मी थी, ये ज़ार की आर्मी है। ठीक है, तो ये फिर से कोप करना चाहती थी, ये फिर से पावर गेन करना चाहते थे, मेंशेविक्स को हटाना चाहते थे। तो मेंशेविक्स ने क्या किया कि इनको वापस बुला लिया, बोल्शेविक्स के जो लीडर्स थे, कि हमारी हेल्प करें आप। ठीक है, तो केरेंस्की आस्क्ड बोल्शेविक्स फॉर हेल्प। तो इसी में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जब केरेंस्की ने जब इनसे बोल्शेविक से हेल्प मांगी, तो हमें हमें ऐसा सुनने में आया, या फिर सॉरी, तो ऐसा लगा कि अभी तीसरा रिवॉल्यूशन भी आएगा, और हुआ भी ऐसे ही। तीसरा रिवॉल्यूशन वाज इन पेंडिंग। तो अक्टूबर में तीसरा रिवॉल्यूशन आ गया। ये था फरवरी में, सॉरी मार्च में था, लेकिन उस वक्त जूलियन कैलेंडर था। मार्च 8 को हुआ था ये, फरवरी वाला जो था वो मार्च 8 को हुआ था। उसके बाद फिर हमारे पास आता है अक्टूबर वाला रिवॉल्यूशन। अक्टूबर में शुरू हुआ
27 अक्टूबर को, जब मेंशेविक्स ने बोल्शेविक्स की हेल्प लेना चाहिए क्योंकि ज़ार की आर्मी उनके खिलाफ हो गई थी, कुप करना चाहती थी। तो क्या होगा, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन प्लस वीक पॉलिसीज ऑफ केरेंस्की लेड टू दी अक्टूबर रिवॉल्यूशन। क्या हुआ, मेंशेविक सॉट हेल्प ऑफ बोल्शेविक्स 24 एंड 24। 5 अक्टूबर 27 अक्टूबर को बोल्शेविक्स ने ऑक्यूपाइड ऑल बिल्डिंग्स, ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफ रशियन एम्पायर। ठीक है, रशिया की जितनी भी सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वो बोल्शेविक्स ने अपने अंडर ले ली। इसकी जो आर्मी थी बोल्शेविक्स की, जिसे रेड आर्मी कहा जाता है, उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह कैप्चर कर लिए पार्लियामेंट के विदाउट एनी खून खराबा, एनी ब्लड। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग मरे थे इस रिवॉल्यूशन के अंदर। तो क्या हुआ, जब इन्होंने बिल्डिंग्स कैप्चर कर ली, अपने अंडर कर ली, तो बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट कायम हो गई। बोल्शेविक्स गेन पावर अंडर लेनिन। ठीक है, लेनिन के अंडर, लेनिन उस जो रशिया की नई गवर्नमेंट थी उसका जो लीडर था वो लेनिन बना। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बोल्शेविक्स पावर में आ गए तो फिर क्या हुआ कि मेंशेविक्स इनके अगेंस्ट हो गए। पहले मेंशेविक्स पावर में है, पहले इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है पर हम कोशिश करते हैं। पहले था निकोलस, ठीक है, उसके बाद फिर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद फिर आए मेंशेविक्स पावर में। ठीक है, जब ये निकोलस इनको ख़त्म करना चाहता था तो मेंशेविक्स ने हेल्प ली बोल्शेविक्स की। ठीक है, इनकी हेल्प लेना चाहिए। जब बोल्शेविक्स पावर में आ गए तो ये मेंशेविक्स वाले इनको ख़त्म करना चाहते थे। तो क्या हुआ, मेंशेविक्स और ये दोनों आपस में एकजुट हो गए। ठीक है, निकोलस की आर्मी और मेंशेविक्स बोल्शेविक्स को ख़त्म करने के लिए। तो फिर क्या हुआ, जब ये पावर में आ गए तो फिर सिविल वार छिड़ गई रशिया के अंदर। किसके दरमियान, निकोलस की आर्मी और मेंशेविक्स, और इसके दरमियान बोल्शेविक्स के दरमियान। तो हम देखते हैं कि एक तरफ थी सिविल वार के अंदर आर्मी थी बोल्शेविक्स या फिर रेड आर्मी वर्सेस दूसरी तरफ थी वाइट आर्मी। ठीक है, मेंशेविक्स और उसके ज़ार की आर्मी, और इनके साथ फॉरेन पावर्स भी कुछ थी, फ्रांस वगैरह, यूके वगैरह। ठीक है, बिकॉज़ ये चाहते थे कम्युनिज़्म आए। ठीक है, तो कम्युनिज़्म क्या है वो भी हम देखते हैं। बोल्शेविक्स मिलिशियाज इसके अंदर थे, स्वीट मॉडल था इनका, स्वीट सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, दी वर्कर्स काउंसिल, जो जितने भी पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, लेबर थी, उनकी पार्टी थी, यही थे इसकी आर्मी के अंदर। और कम्युनिज़म का निज़ाम लाना चाहते थे, नेशनलाइजेशन का, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर हो, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर, नो नीड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप ख़त्म कर दें। ठीक है, अगर ये 2 रुपया कमा रहा है तो इसको भी 2 रुपये मिलने चाहिए, ऐसे कुछ सिनेरियो था। सबको काम करना पड़ेगा, कोई चैन से नहीं सोएगा, जो चैन से सो रहा है उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये वो निज़ाम लाना चाहते थे, कम्युनिज़म वाला। तो दूसरी तरफ थी वाइट आर्मी, लूज़ कन्फेडरेशन ऑफ एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस, जिसमें थे सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूके, ज़ार, कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, क्लर्गी, सम ऑफ मेंशेविक्स, ये सारे वाइट आर्मी के अंदर थे। और एक तरफ थे ये वर्कर्स पार्टी के, रेड आर्मी के मिलिशियाज। तो क्या हुआ, डिफ़ीट इन्हीं को मिली, इनको डिफ़ीट मिली और ये जीत गए। और क्या हुआ, अक्टूबर 17 से लेकर 1917 से लेके अक्टूबर 1921 तक ये रिवॉल्यूशन चला। उसमें क्या सिविल वार चली, उसमें क्या हुआ, 2 से 3 मिलियन लोग मरे, कैजुअल्टीज़ हुई, और ये जीत गए बोल्शेविक्स। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास सोवियत यूनियन बनी, एक रशिया की एक परमानेंट गवर्नमेंट बनी जिसने कम्युनिज़म को राइज किया, जिसे हम आज रशिया के नाम से जानते हैं। 1922 आते आते इनकी गवर्नमेंट को बनते बनते 1922 हो गया, और ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, 92 के आते आते इनकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई। उसमें क्या हुआ, लेनिन रेड आर्मी की जो गवर्नमेंट बनी, उसमें क्या हुआ कि 1917 से 21 तक वॉर चली, सिविल वॉर जो हमने देखी। उसमें क्या हुआ, वॉर में कौन थे, प्रोलेटरिएट लीडर जो जीते, जिसे हम लेनिन कहते हैं, वर्कर्स पार्टी के लीडर, कम्युनिज़म का निज़ाम आ गया, एंड ऑफ मोनार्की, कम्प्लीटली ख़त्म मोनार्की का रूल, ऑटोक्रेसी का रूल, कम्युनिज़म फाउंड इट्स पॉलिटिकल शेप, नेशनलाइजेशन का सिस्टम आ गया, हर चीज़ नेशनलाइज कर दो, रेलवे, पीआई एयरलाइन, नेवी, आपके जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उनको ख़त्म कर दो, सारे के सारे जो
नेशनलाइज कर दो। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के असेट हैं सारे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है किसी चीज़ के साथ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई निज़ाम ना हो। और फिर सेंट्रल कमांड इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि रशियन एम्पायर, रशिया जो आज हम देखते हैं रशिया की टेरिटरी, उसके अंदर गवर्नमेंट आ गई। लेनिन की, बोल्शेविक्स की, कम्युनिज़्म का निज़ाम आ गया जो अभी भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद कोल्ड वार हुई, ठीक है, वो भी कम्युनिज़्म कैपिटलिज्म के खिलाफ हुई, वो हम देखेंगे। कम्युनिज़्म क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कहता है कि प्रोलेटरिएट या वर्कर्स क्लास को राइट्स दो, देयर शुड बी नो कैपिटल सिस्टम इन द वर्ल्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आज का हमारा था रशियन रिवॉल्यूशन 1905 से। फिर हमने इसके रीज़न्स देखे, ये क्यों हुआ, उसके बाद जब हो गया तो फिर उसके बाद इम्पैक्ट्स क्या हुए जिन्होंने 1917 के फरवरी रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। उसके बाद हमने देखा कि जब ये हो गया तो फिर उसके बाद कौन से इवेंट्स हैं जिसने अक्टूबर रिवॉल्यूशन को जो राइज दिया। जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो गया तो सिविल वार हुई, सिविल वार हुई तो फिर एक ना एक को मेजर पावर बन के आना था, तो वो बन गए बोल्शेविक्स, ठीक है। इसमें हम एक कोटेशन भी ऐड करते हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, या फिर मैंने आपको बुक बताई थी मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉ, वो आप देखेंगे उसके पेज नंबर 350 पर एक कोटेशन है जो नॉर्मन लॉ कहते हैं, द फर्स्ट रिवॉल्यूशन फेब्रवरी ओवर थ्रू द ज़ार, जो हमने देखा भी, एंड सेटअप अ मॉडरेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट व्हेन दिस coped no better than the Tsar, it was itself overthrown by a second uprising, the Bolsheviks revolution of October and November। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड वार 1, उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2, उसके बाद फिर कोल्ड वार, देन हमारे कुछ 3 से 4 टॉपिक रह जाएंगे, उसके बाद फिर IR ख़त्म। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।